वो मेरे दिल के बहुत करीब है एंड आई थिंक सिर्फ मेरे नहीं, वो हम सबके दिल के बहुत करीब है। हर एक 90s किड इसे बचपन से देखता आ रहा है। इसके ऊपर से ये कैरेक्टर काफी ज्यादा रिलेटेबल भी है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जाएं। क्यों पो का कैरेक्टर इतना ज्यादा रिलेटेबल और इतना ज्यादा लवेबल है। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ राइटिंग, इस कैरेक्टर को लिखा ही बहुत अच्छे से गया है। इसके बारे में हम वीडियो में भी बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझे सुनता है। पो की रिलेटेबिलिटी का दूसरा कारण है उसके रिलेटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक टाइम के लिए साइड कर दें कि वो एक पांडा है, उसके अलावा पो का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं मुझसे, आपसे, हम सब से मिलता जुलता है। वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, उसके साथ भी यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि खुद पे सेल्फ डाउट, आइडेंटिटी क्राइसिस, फैमिली के डायनामिक्स, उसके दोस्त एंड उनकी प्रॉब्लम्स। आई मीन सेल्फ डाउट से देखें तो पो को हमेशा लगता रहता है कि वो जहाँ पर है वहाँ से वो रिलेट नहीं करता, वो इस दुनिया से बाहर जाना चाहता है। आई मीन इस एटमोसफेयर से। एंड आप और मैं उसी दुविधा में हम भी फंसे। जिसके अलावा आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करें तो उसका पास्ट और उसके पास्ट के स्ट्रगल्स हम सबको पता है कैसे थे, बट ओवर द टाइम वो कहीं ना कहीं अपने आप को बदलता जा रहा है। शुरू से लेकर अब तक अगर हम देखें तो एक बहुत ही बड़ा डायनेमिक चेंज हमें देखने को मिलेगा, विच मीन्स कि वो अपने आप को और एक्सप्लोर कर रहा है। एंड ये सेम कैरेक्टरिस्टिक आप अपने में और अपने आसपास के लोगों में देखोगे, विच मीन्स कि पो का कैरेक्टर कहीं और से इंस्पायर्ड नहीं बल्कि हम सब से ही है। जिसके बाद उसके फैमिली डायनेमिक्स, हम सबको पता है कि पो जहाँ से है उसके फादर वो नहीं है। आई मीन इमोशनली तो वो काफी ज्यादा मैच करते हैं बट बायोलॉजिकल नहीं। बट फिर भी वो चाहता है अपने फादर को बहुत ज्यादा प्राउड फील करवाना। ऑफ कोर्स आप भी चाहते हो। तो कौन कहता है कि पो का कैरेक्टर हमसे इंस्पायर्ड नहीं है। जिसके अलावा उसके फ्रेंडशिप्स की बात करें, हर एक सीजन में हमने अलग अलग फ्रेंड्स उसके देखे हैं, स्पेशली फ्यूरियस 5। अब वो अपने फ्रेंड्स के लिए क्या कर सकता है मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि पो को बहुत ज्यादा रिलेटेबल बनाते हैं। जिसके अलावा उसकी अंडरडॉग स्टोरी, आई मीन कैसे एक नूडल मेकर जो कि अपने फादर के साथ नूडल्स बनाता था, कैसे आज के टाइम पे कुंफू मास्टर बन गया। ये स्टोरी ना सिर्फ बच्चों को हम सबको काफी ज्यादा इंस्पायर करती है। आई मीन एक बार सोच के देखो, पो की जर्नी कितने हम्बल वे में शुरू हुई थी। आई मीन वो एक नूडल्स बनाता था और खुश था, जिसके पास ना तो कोई फॉर्मल ट्रेनिंग थी कुंफू की, बट फिर भी उसके अंदर एक डिजायर था, ना सिर्फ खुद का बल्कि दूसरों का भी खुद पर डाउट। आई मीन किसको लगता था कि इतना मोटा ताजा पांडा एक ड्रैगन वॉरियर बन सकता है। ऑफ कोर्स ऐसे डाउट्स आप पर, आपके आसपास के लोगों का भी होगा, बट ही नेल्ड इट। सो ऑफ कोर्स ऑप्शंस आपके पास भी हैं। ट्रस्ट मी यू कैन। क्योंकि ऑब्स्टेकल्स तो सबके साथ हैं, पो के साथ भी न्यूमेरियस ऑब्स्टेकल्स थे, बट इन ऑब्स्टेकल्स ने पो को कमजोर नहीं किया, बल्कि यही चैलेंजेस थे जो ओवर द टाइम हमने मूवीज में देखा। चाहे बात करें हम फर्स्ट पार्ट में आई लंग को हराना, सेकंड पार्ट में खुद को ढूंढना और थर्ड पार्ट में ग्रुप ऑफ पांडास को कुंफू सिखाना। ये बहुत बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स देखने में काफी आसान लगते थे, बट एट द सेम टाइम उन सिचुएशंस में रहना सच में एक बहुत ही इंस्पायरिंग सिचुएशन थी। बट ऑफ कोर्स एक ड्रैगन वॉरियर बनने के लिए सिर्फ बाहर के ऑब्स्टेकल्स नहीं, खुद के अंदर के डीमंस को भी मारना पड़ता है। एंड पो की पूरी जर्नी में आप फील करोगे जहाँ उसने खुद के डीमंस को मारा, विच मीन्स कि उसने अपने सेल्फ डाउट, अपने कॉन्फिडेंस और आने वाली हर एक चीज जो कि उसके ड्रैगन वॉरियर के रास्ते में आती है, उन चीजों को खत्म कर दिया और पूरी दुनिया को साबित कर दिया वो क्यों ड्रैगन वॉरियर बनने के वर्दी है। चौथा पॉइंट जिसके लिए पो मुझे और ज्यादा पसंद है वो है उसके वन लाइनर्स। आई नो ये बात कहने में काफी आसान लगती है, एट द सेम टाइम अगर उसके कोट्स के डीप मीनिंग को आप समझने जाओगे वो सच में बहुत मेमोरेबल रहने वाले हैं। जहाँ फर्स्ट पार्ट में हमने देखा आई लंग पो का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि वो कितना मोटा है, पो के बस की बिल्कुल भी नहीं कि वो उसे हरा पाए, बट वही पो बोलता है आई एम नॉट अ बिग फैट पांडा, आई एम द बिग फैट पांडा। की आवाज में वो कॉन्फिडेंस शो करता है कि अगर आप खुद पे डाउट्स करोगे तो आप दूसरों से उम्मीद नहीं रख सकते। जिसके अलावा जब वो फ्यूरियस 5 से मिलता है आई एम गोना नीड अ हेड, आई नो ये काफी सिंपल सी लाइन लगती है, बट ये उसके डोमिनेंस को दिखाती है कि कैसे वो इस टीम को लीड करने के लिए खड़ा है। जब उसको लोगों ने बोला कि तू कुंफू करने के लायक नहीं है, आई मे नॉट नो कुंफू बट आई नो क्रेजी, विच मीन्स कि वो अपना 100% देने के लिए खड़ा है। ऐसे बहुत सारे वन लाइनर्स हैं जो कि पो को बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग बनाते हैं, बट एट द सेम ह्यूमर के साथ। आई नो बचपन में हमें ये डायलॉग्स काफी सिंपल लगते थे, बट आज के टाइम पर अगर इसे हम गौर से ध्यान से समझे तो चीजें इतनी सिंपल नहीं थी। कुंफू पांडा की सीरीज में भरे हुए हैं। और पांचवा रीजन था पो को सबसे ज्यादा प्यार करने का, जेक ब्लैक। यस, ये बंदा बहुत शानदार है। इसके लेवल का वॉइस एक्टर मुझे नहीं लगता और कोई है भी। आई मीन जिस कैरेक्टर को जेक ब्लैक ने आवाज दी है वो सबके सब मेमोरेबल है। चाहे बात करें हम पो की, शार्क टेल में लैनी की, आइस एज में जैक की, या ब्रूटल लेजेंड में एडी रिग्स की, या फिर पूप की एंग्री बर्ड मूवी में। आई मीन ये सारे कैरेक्टर्स को आवाज दी है
जैक ब्लैक ने। ये बंदा अपने साथ जो ह्यूमर लाता है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं। यहाँ तक मैंने ये भी पढ़ा है कि जैक ब्लैक ने बहुत सारी जोक्स अपने आप लिखे थे, यानी कि बंदे ने राइटिंग में भी अच्छा खासा काम किया। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि पो का कैरेक्टर इतना ज्यादा रिलेटेबल, इतना ज्यादा इंस्पायरेबल, इतना ज्यादा लवेबल था। जिसके बाद 6th पॉइंट, यानी कि उसकी यूनिक पर्सनैलिटी। आई नो आप सोच रहे होंगे कि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि पो का कैरेक्टर बहुत रिलेटेबल है, बट एट द सेम टाइम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी हैं जो उसे काफी यूनिक बनाते हैं। आई मीन उसका इनोसेंस, भाई वो इतना बड़ा हो गया है फिर भी बच्चों की तरह करता है। उसकी यूनिक पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा चंक है उसका अनकन्वेंशनल हीरो बनना। आई मीन वो कोई टिपिकल हीरो नहीं है जैसा कि हम मूवीज और एनिमेटेड मूवीज में देखते आ रहे हैं। वो ना तो ज्यादा एथलीट है, ना मस्कुलर है, ना ही उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है जिसे देखकर लगे कि भाई ये तो अपना सेवियर है। क्योंकि इतना बड़ा, इतना क्लमजी और इतना प्यारा सा पांडा कैसे हमारा हीरो बन सकता है। यही उसकी यूनिक पर्सनैलिटी कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। उसके ऊपर से उसका सेंस ऑफ ह्यूमर। हम सबको पता है कि पो किसी भी सिचुएशन में कॉमेडी ला सकता है, एंड अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ ही ऐसा पॉसिबल है। आई मीन सर्कमस्टांसेस के साथ वो इस तरीके से डील करता है कि वो ऑडियंस के बिल्कुल सीधा दिमाग पे कनेक्ट करे, जो कि उसे बहुत रिलेटेबल बनाता है, स्पेशली जब जब वो फोर्थ वॉल को ब्रेक करे। जिसके बाद उसकी एम्पैथी का इमोशन लेवल बहुत हाई है, एटलीस्ट मेरे से तो काफी हाई। वो चीजों के पीछे के स्ट्रगल को समझता है क्योंकि उसने स्ट्रगल किया भी है। वो समझता है कि दूसरे को डर क्या हो सकता है। इवन की विलेंस के साथ भी हमने एम्पैथी दिखाते हुए पो को देखा है, व्हिच मींस कि उसका इमोशनल लेवल बहुत हाई है। और शायद दुनिया को ऐसा ही सुपर हीरो चाहिए। जिसके अलावा पो को और ज्यादा लवेबल बनाते हैं उसके मोमेंट्स, स्पेशली हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स। आई मीन हम सबको पता है कि पो कितना काइंडनेस, ना सेल्फलेसनेस और कितना प्यार अपने कैरेक्टर के थ्रू हमें शो करता है, चाहे बात करें मूवीज में या सीरीज में। मेरे 4 फेवरेट मोमेंट्स हैं जब कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया। पहली बार अपने बायोलॉजिकल फादर को मिलता है, जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी ये सोच के बिता दी कि वो एक अनाथ है, एंड दोनों पांडास का वो मिलना वो कहीं ना कहीं बहुत ही हार्ट वार्मिंग था। कुंग फू पांडा 1 में जब हमने पो को पूरी फ्यूरियस 5 को इनकरेज करते हुए दिखाया, आई मीन वो हमेशा से फ्यूरियस 5 का फैन बॉय रहा है, बट एक टाइम वो भी था जब पूरी फ्यूरियस 5 थाईलैंड के खिलाफ कितनी ज्यादा डिप्रेस थी। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे, बट पो ने उन्हें इनकरेज किया। वो इमोशनल मोमेंट सच में काफी हार्ट वार्मिंग था। और मेरा फेवरेट 3rd मोमेंट था कुंग फू पांडा 2 से ही, जब मूवी का विलेन यानी कि लॉर्ड शैन, उसको लेकर भी पो के दिल में कितनी दया थी। वो समझ पा रहा था कि लॉर्ड शैन तू इस दुनिया में आ गया, तो वो इविल बन गया, और वो कहीं ना कहीं उसकी मदद करना चाहता था कि शैन अपनी जिंदगी में पीस पा सके। आई मीन अपने ओपोनेंट्स के साथ ऐसा कंपैशन दिखाना सबके बस की बात नहीं। आई मीन ऐसे बहुत सारे हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स हैं जो कि पो के साथ हमने फील किए। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। पो की बात हो और एक्शन की बात ना हो, इट्स हार्ड टू बिलीव। हम सबको पता है कि पो जब जब एक्शन करता है तो हमारी आंखों के लिए विजुअली ट्रीट होती है। उस बड़े शरीर के साथ कुंग फू करना आई डोंट थिंक इतना आसान होगा। इसलिए पूरे कुंग फू पांडा के यूनिवर्स में मेरे कुछ फेवरेट मोमेंट्स हैं एक्शन को लेकर। सबसे पहले तो पो वर्सेस थाईलैंड का एक्शन हमने कुंग फू पांडा 1 में देखा था। इन दोनों के बीच का वो एपिक शोडाउन पो के करेज और उसके डिटर्मिनेशन को दिखाता है। आई मीन वो कहने को काफी अंडरडॉग था, बट जिस तरीके से वो अपना कुंग फू दिखाता है, आई मीन मजा आ जाता है। और थाईलैंड जैसे सुपीरियर विलन को एक अंडरडॉग का हराना वो सच में काफी बढ़िया सीक्वेंस था। दूसरा पो का वो ट्रेनिंग मोन्टाज। हम सबको पता है कि एनिमेशन में मोन्टाजेस को दिखाना बहुत नॉर्मल है, और ज्यादातर टाइम वो अपने मोन्टाजेस को किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिखाते हैं। कुंग फू पांडा के मोन्टाजेस सच में काफी शानदार होते हैं। पो वर्सेस शैन, आई मीन इसमें हम देखते हैं पो की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या है, वो कितना ब्रेव है, वो अपने सराउंडिंग का एडवांटेज किस तरीके से ले सकता है। ये सारी चीजें आर्माडा के खिलाफ उसको किस तरीके से पंप अप करती है, ये सारा कुछ देखना कुंग फू पांडा 2 में बहुत शानदार था। और मेरा चौथा फेवरेट एक्शन मोमेंट था कुंग फू पांडा 3 से, जब पो लड़ता है सुपर नेचुरल विलन काई से। ये सब कुछ विजुअली इतना शानदार था कि एक टाइम पे तो मैं एक्शन को भी भूल गया। वो कैसे अपने दोस्तों को भी बचाता है, उसके साथ साथ वो काई से लड़ता भी है। ये सब कुछ एक बहुत ही शानदार एनिमेशन की वजह से हमारे दिल में एक अलग ही जगह बना के बैठा है। स्पेशली उसकी एक्शन कोरियोग्राफी, यार सच में वो मास्टरपीस था। आई मीन मैं गिना नहीं जाऊं, ऐसे बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस होंगे जो कि कुंग फू पांडा को स्पेशल बनाते हैं। 9th पॉइंट यानी कि उसके फैमिली वैल्यूज। ओके कैरेक्टर के लिए उसकी फैमिली वैल्यूज काफी हाई है, जो कि इसे हमसे और आपसे काफी रिलेटेबल बनाता है। हम सबको पता है कि उसका फादर
उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है, बट ना सिर्फ उसके साथ बल्कि मास्टर शिफू के साथ और अपने दोस्त और फैमिलीज के साथ उसके रिलेशन, स्पेशली हम सब के साथ उसके रिलेशन बहुत ही स्पेशल है। सबसे पहले बात करें तो उसके फादर के साथ उसका रिलेशन, जहां हमने कुंग फू पांडा 2 में एक लंबे बिछोड़े के बाद पो को अपने फादर के साथ मिलते हुए देखा। एज आई सेड कि वो मोमेंट मेरे लिए बहुत इमोशनल था, बट बजाय कि अपने फादर से नाराज होने के, उसकी आंखों में वो इमोशन को हम देख पा रहे थे। शोज के उसके लिए हेरिटेज कितना इंपॉर्टेंस रखता है। जिसके अलावा मिस्टर पिंक का पो को अडॉप्ट करना, मिस्टर पिंक को कहीं ना कहीं मैं इस मूवी का, इस पूरी फ्रेंचाइज का एक की पॉइंट समझता हूँ। आई मीन वो डायरेक्ट पो का फादर भी नहीं है, बट जब जब पो को जरूरत पड़ी है एक फादर फिगर की, मिस्टर पिंक ऑलवेज देयर। आई मीन पो के लिए उसका प्यार, उसका सपोर्ट कई मोमेंट्स में आपके लिए हार्ट वार्मिंग हो सकता है। मेरे लिए तो बहुत टाइम था। इसके अलावा उसके पांडा विलेज के लिए उसका प्यार, एट द सेम टाइम अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ उसका प्यार, ये सारी चीजें पो की स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज को शो करता है। एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पो का कैरेक्टर ग्रोथ, क्योंकि इससे और ज्यादा रिलेटेबल बनाता है, एट द सेम टाइम लवेबल भी। पो का कैरेक्टर हर एक मूवी के साथ बहुत ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुआ, बट थ्रू आउट द मूवी थोड़ा थोड़ा चेंज होकर मूवी के एंड में टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एंड ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्टोरीज में बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड और काफी ज्यादा मोटिवेशनल फील होती है। वो हर चीज को लेकर इम्प्रूव हुआ है, जो कि हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है कि हम जैसे हैं हमें वैसा बन के नहीं रहना, हमें हर एक टाइम खुद को अपग्रेड करना है, जैसा कि पो करता है। तो गाइस, ये थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि पो को इस पूरी कैरेक्टर्स की दुनिया में वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर बनाता है। बट इसके अलावा आपको 2023 में भी गॉडफादर क्यों देखनी चाहिए, इसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो, या क्यों आपको मैन ऑफ स्टील देखनी चाहिए, उसके लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।